हमारा मूल मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास, वो हम लोगों ने एक एक बजट में दर्शाया है। और ये सब जो बजट थे उन्हें मैं सोना समझता हूं, और ये जो इंटरिम बजट है इसे मैं सोने पे सुहागा समझता हूं, सोने पे सुहागा समझता हूं। और आज मुझे और हर्ष हो रहा है और गर्व भी हो रहा है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि पे मैं अपने बजट के बारे में जो प्रस्तुत करना चाहता हूं उसके द्वारा दर्शाना चाहता हूं कि जो हमारे पार्टी की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत हैं, जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन को हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनाया है। और हर बजट के द्वारा और इस बजट के द्वारा हम लोगों ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से इस पे आगे हम लोग ले गए। अंतिम व्यक्ति का उदय, जैसे माननीय सदस्य जी बता रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हर बजट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जिसको अभी विस्तार से माननीय वीरप्पा मोइली जी ने पेश करने की कोशिश की, नुक्ताचीनी था लेकिन पेश करने की कोशिश की। आंकड़ों की उन्होंने खेती की, उन्होंने आंकड़ों की खेती की, बहुत सारे उन्होंने आंकड़े पेश किए। लेकिन बजट का सिर्फ वो एक पहलू होता है। बजट का दूसरा पहलू उपाध्यक्ष महोदय वो लोग हैं जो बजट के चेहरे हैं, जो बजट के लाभुक हैं, जिन्हें हमारे बजटों से और इस बजट से लाभ मिला है। और आज मैं उन लाभुकों के बारे में बात करना चाहता हूं, वैसे व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनको बजट से बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। और विशेष रूप से क्योंकि मेरा क्षेत्र हजारीबाग है, झारखंड है, मैं झारखंड के कुछ ऐसे व्यक्तियों को, हजारीबाग के कुछ ऐसे व्यक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सब सदस्यों को और देश को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो हमारी योजनाएं जो बनी हैं, जो हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्गदर्शन लेकर अंतिम व्यक्ति को जो हम लोगों ने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, वो हम लोगों ने करके दिखाया है। उसमें हम लोगों ने कोई चूक नहीं की है, वो जमीन पे हम लोगों ने उतार के दिखाया है। एक हफ्ता पहले उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने क्षेत्र में बरलंगा प्रखंड में बरलंगा पंचायत में मैं दौरा कर रहा था, और एक छोटी सी बालिका जिसका नाम तन्नू कुमारी है, वो मेरे पास आई और इस बिटिया ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आप क्या सरकार हैं? 8 साल की बच्ची थी, उसने देखा कि कई सारे लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि आप सरकार हैं। मैंने कहा नहीं बिटिया, मैं सरकार नहीं हूं, मैं जनसेवक हूं, बताइए क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी मांग है। उस लड़की का चेहरा उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा विचित्र तरीके से फूला हुआ था। मुझे बहुत दुख महसूस हुआ कि उस लड़की को कुछ ना कुछ बीमारी तो जरूर होगी। और उस लड़की ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑपरेशन कराना है, मेरी एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के इलाज के लिए मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने बिटिया से कहा कि अपने माँ बाप को बुलाइए, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। और वहीं उस जन चौपाल में मैंने उस बिटिया के माँ बाप को बुलाया, उनसे बातचीत की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं है? और उस तन्नू कुमारी के पिताजी ने कहा कि मेरे पास राशन कार्ड है। मैं माननीय रघुवर दास जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं झारखंड को, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने झारखंड में जो हमने नीति बनाई है वो यह है कि हर कोई जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी हम लोग आयुष्मान भारत में लाएंगे। और उस तन्नू कुमारी जो थी, उसको मैं आश्वासन दे सका कि आपका इलाज होगा। आपका इलाज सिर्फ रामगढ़ में नहीं, सिर्फ रांची में नहीं, आपका इलाज दिल्ली में, चेन्नई में उपाध्यक्ष महोदय जी, जहां आपके बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, वहां भी हो सकता है, बंबई में भी हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने दूर दराज गांव में भी आयुष्मान भारत को पहुंचा दिया है। लोगों को हम लोगों ने इस प्रकार से भला दिलवाया। बंगाल में, जी हाँ, बंगाल में दादा, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि बंगाल को इससे मत आप लोगों को आप इस तरीके से मत आप बहिष्कार करिए, उनको भी देश के मुख्य धारा से जोड़ लीजिए। और आपको, आप सब लोगों को बताकर बहुत हर्ष होता है कि 50 करोड़ लोग जो हैं, इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा। और 11 लाख लाभुक इतने कम दिनों में, सितंबर 2018 में इसे अमल किया गया था और अभी तक 11 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से लाभ मिल चुका है। ये हम लोगों का काम है, ये बजट में हम लोगों ने पैसे दिए।
मेरे बनासो पंचायत, विष्णुगढ़ प्रखंड में बनासो पंचायत में चंद्रमोहन पासवान जी हैं। चंद्रमोहन पासवान जी का जो गांव है वो कोनार डैम के बिल्कुल पास में है, कोनार डैम। और आप सब लोगों को, और खड़गे जी ने तो हम लोगों को इतिहास सिखाया ही उस दिन जब उन लोगों ने बजट पे कहा, उन्होंने हमें इतिहास सुनाया और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी ने और उनके सब जो नेता थे उन्होंने देश के निर्माण में बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं खड़गे साहब को बड़े दुख से बताना चाहूंगा कि जो 15 अक्टूबर 1955 वहां पंडित नेहरू जी कोनार डैम में आके उन्होंने वहां उद्घाटन किया, आज भी वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का जो डैम है वो अधूरा है, क्योंकि उनकी सरकारों ने उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए, कोई राशि नहीं दी। और जो टेनेसी वैली अथॉरिटी पे आधारित जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो था, जिससे सिर्फ पानी नहीं लेकिन सिंचाई और पेयजल की भी व्यवस्था करनी थी, उपाध्यक्ष महोदया, वो नहीं हुआ, वो प्रबंध नहीं हुआ। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जब उन्होंने लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड में से 40,000 करोड़ की राशि दी, जो हर साल हमारे बजट के द्वारा ये राशि मिल रही है, तो उस चंद्रमोहन पासवान जो बनासो पंचायत में है, उनके जो नहर जो कोनार से पानी आना था, उस नहर से अब पानी आने लग गया है। ये हम लोगों ने अपने बजट के द्वारा कराया है, बजट के द्वारा कराया है। और इसी विषय पे मुझे हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। और दिनकर साहब ने कहा है कि मानव जाति जब जोर लगाती है तो पत्थर को पानी बना देती है। जब मानव जाति जोर लगाती है पत्थर को पानी बना देती है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी जोर लगाते हैं तो वो पानी अमृत बनकर हमारे खेतों को सींचता है। और चंद्रमोहन पासवान जी जो हैं, उनको जो इस बजट में माननीय पीयूष गोयल जी ने उन्होंने घोषणा की, उसके द्वारा उनको 6,000 रुपए हर साल प्रधानमंत्री किसान योजना से मिलेगा। और जो पहला किस्त है 2,000 रुपए का, वो उनको 31 मार्च के पहले चंद्रमोहन जी को मिल जाएगा। माननीय सदस्यों और अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, जानकार नेता कहते हैं कि ये 6,000 रुपए, जो 2,000 रुपए अभी चंद्रमोहन पासवान जी को मिलने वाला है, बहुत कम है। आप बनासो पंचायत तो शायद नहीं आए होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि बनासो पंचायत में चंद्रमोहन पासवान जी को जब हम 6,000 रुपए देंगे, तो उस 6,000 रुपए के आधार पे जो उनका किसान क्रेडिट कार्ड है उसका ब्याज वो भर सकते हैं। और 6,000 रुपए 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज भर सकता है। उस 6,000 रुपए से वो फसल बीमा योजना का भी प्रीमियम दे सकते हैं, वो बीज भी ले सकते हैं, वो फर्टिलाइजर भी ले सकते हैं। और इसलिए जो 6,000 रुपए को जो कम मानता है, वो किसी गरीब किसान को बनासो पंचायत में चंद्रमोहन पासवान जी को नहीं जानता है। इसे भी जान लीजिए, ये भी देख लीजिए कि हम लोगों ने बजट के द्वारा क्या किया है। अभी वीरप्पा मोइली जी ने मुद्रा योजना के बारे में बहुत कुछ कहा। वो शायद मेरे हजारीबाग शहर में रोशनी देवी जी को नहीं जानते होंगे, और शायद वो वीरप्पा मोइली जी, अपने माननीय सदस्य जी, ये भी नहीं जानते होंगे कि जब सिलाई की मशीन खरीदी जाती है, तो ये सिलाई की मशीन आज के समय सिर्फ 10,000 रुपए में मिलती है, सिर्फ 10,000 रुपए मिलती है। और मुद्रा योजना के तहत जो एवरेज लोन साइज है, उपाध्यक्ष महोदय, जो एवरेज लोन साइज है वो 43,000 रुपीज है। और 43,000 रुपीज से आप सिलाई की मशीन सिर्फ अपने लिए नहीं और सबके लिए भी आप खरीद सकते हैं। जो मुद्रा योजना का इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, वो सिलाई मशीन के का भाव जो है, सिलाई मशीन से आप कितनी कमाई कर सकते हैं, वो तो स्पष्ट नहीं जानते होंगे। और वो शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि जो आज सिलाई मशीन मुद्रा लोन के द्वारा जिनका उपयोग किया जा रहा है, जो महिलाएं इनका उपयोग कर रही हैं, उन महिलाओं को आज के समय जो समय मिला है, वो जो समय मिला है सिलाई करने के लिए, वो इसलिए मिला है क्योंकि जहां कोयला, लक्कड़ और गोईठा
गोईठा, यहाँ मान्य सदस्य हैं जो जानते हैं जब मैं गोईठा की जिक्र कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब वो गोईठे का चूल्हा चलाती हैं 6 बजे सुबह, उन सब महिलाओं को निकलकर उस आंच को गर्म करना पड़ता है और फिर वो रोटी सब्जी बनाती हैं। आज के समय वो एक बटन दबाती हैं, गैस का चूल्हा का उपयोग करती हैं, और जो 4 घंटे में जो घर के लिए वो खाना बनाने में उनका समय लगता था, आज 1 घंटे में वो खाना बना देती हैं, और ये जो समय मिलता है उससे मुद्रा लोन की सिलाई की मशीन से अपनी आय को बढ़ाती हैं। ये हम लोगों ने इस बजट से और सब बजटों से करके किया है काम। और वीरप्पा मोइली जी कह रहे थे कि महिलाएं जो हैं हमसे वो खफा होंगी, नाराज होंगी। मैं मोइली जी को बताना चाहता हूं कि रोशनी देवी जी और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं हजारीबाग में, झारखंड में, देश में, वो खफा नहीं हैं, वो हमें दुआएं दे रही हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के द्वारा हम लोगों ने उन्हें आय बढ़ाने का मौका दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और चेहरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये जो चेहरा है, जिस चेहरे पे एक मुस्कान आई है, बजट का ये भी एक चेहरा है। ये चंद्रिका राम जी का चेहरा है, जो पोता पंचायत हजारीबाग सदर की वासी हैं। चंद्रिका राम जी को, जहां वो पहले एक कच्चे मट्टी के घर में रहा करती थी, आज 2 कमरे का उनको पक्का घर मिल गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चंद्रिका राम जी को। और उस 2 कमरे के घर में उनके पास एक रसोई भी है, एक शौचालय भी है, और ये सीधा उनके बैंक के खाते में ये पैसा गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जन धन के तहत 34 करोड़ हमने बैंक के खाते खोले, जिसमें ये चंद्रिका राम जी, जिनके पास बैंक का खाता नहीं था, अब उनको बैंक के खाते के द्वारा सब जो उनको सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए, अब सीधा बिना किसी दलाली के, बिना किसी बिचौलियों के उनको ये मिल रहा है। और मेरे विपक्ष के जो साथी हैं, जो मान्य सदस्य हैं, वो पहले हाथ में लालटेन लेके घूमते थे। हम लोग ने चंद्रिका राम जी के घर में और ऐसे हजारों करोड़ों घर में, बहुत सारे 2.5 करोड़ घर में सौभाग्य योजना के तहत हम लोगों ने इनको बिजली का कनेक्शन दिया। जो हाथ में लैंटेन लेके देते थे, हाथ में लैंटेन की बात करते थे, हमने उनको बिजली दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और चेहरे के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं, और वो एक चेहरा है एक आर्मी के जवान का, जो हमारे बड़का गांव में हरली पंचायत में रहते हैं, आर्मी के जवान हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वो पठानकोट में एक बहुत बड़ा आर्मी का कैंप है, वहां वो रहते हैं। और इस आर्मी के जवान को इस बजट से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि जो हम लोगों ने मध्यम वर्ग को टैक्स रीबेट दिया है, उसके द्वारा इनके जेब में 18 से 20 हजार रुपए सालाना अब आने वाला है। ये आर्मी के जवान जो पठानकोट में रह रहे हैं, आज बहुत खुश हैं, और उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि पठानकोट से जो आप लोगों ने उड़ान के तहत जो फ्लाइट जोड़ी है, उधर वो पठानकोट से दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से रांची जा सकते हैं, जहां रांची पहले 2 या 3 फ्लाइटें आपकी सरकार में, यूपीए सरकार में चलती थी, 2 या 3 फ्लाइटें, आज मेरे ही रांची एयरपोर्ट में दिल्ली से रांची जाने के लिए आपको दिन की 11 फ्लाइटें मिलेंगी, कम भाव में मिलेगी। ये हम लोगों ने विमानन क्षेत्र में करके दिखाया। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हवाई चप्पल वाले भी आज हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, सबको हम लोग हवाई सेवाओं की सुविधा दे रहे हैं। ये हम लोगों ने करके दिखाया है इस बजट से और सब बजटों से। और अगर मैं कुछ अब आंकड़ों के बारे में भी कहूं, क्योंकि माननीय सुरेश प्रभु जी भी अभी हाउस में हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उनके साथ काम करके जो हमारे 75 एयरपोर्ट थे सर, जो हमारे 75 एयरपोर्ट थे, वो हम लोगों ने 103 एयरपोर्ट बना के दिखा दिए हैं 2.5-3 साल में। जहां आप साल में एक एयरपोर्ट
आप साल में 1 एयरपोर्ट चालू कराते थे, हम लोगों ने साल में 5-10 एयरपोर्ट चालू कराए और उड़ान 3 जो हमारा तीसरा चरण है, इसके द्वारा हेलीपैड और एयरपोर्ट को जोड़कर 103 एयरपोर्ट से हम लोग 150 एयरपोर्ट पे लाएंगे। पंतनगर में कोश्यारी जी के बहुत सारी और हवाई सेवाएं हम लोगों ने दे दी हैं। और जब यूपीए सरकार थी, मैं विपक्ष के सदस्यों को आग्रह करूंगा कि इस आंकड़े पे तो आप थोड़ा ध्यान दें कि जहां आपके 400 जहाज थे, जहां आपके 400 जहाज थे, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 600 जहाज कर दिया है। और आज के समय 1000 और जहाज जो है उनका ऑर्डर आ गया है कुछ ही दिनों में, 5 साल के अंदर। जहां आपके 400 जहाज थे, अब हमारे 1500 जहाज होने वाले हैं और 1 लाख करोड़ का हम लोग इस प्रकार से एयरपोर्ट्स में हम लोग निवेश कर रहे हैं रोज, दिन पे दिन। चाहे वो हमारे किरण रिजिजू जी के यहाँ होलोंगी में, चाहे एयरपोर्ट का उद्घाटन शिलान्यास हो, चाहे बीकानेर में, चाहे मेघवाल जी का एयरपोर्ट हो, सब यहाँ सदस्य, हुबली में प्रहलाद जी का है, निशांक जी का है। यहाँ आप देखेंगे कितने सदस्य ताली बजा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये एयरपोर्ट इनके लिए खोले, सब खुश हैं। और विपक्ष के मैं अपने साथी को बता सकता हूँ कि अगर आप साइकिल और हाथी की रफ्तार से विकास करते थे, तो हम हवाई जहाज और रॉकेट की रफ्तार से हम विकास करते हैं। ये हम में और आप में अंतर है, हमारे बजट में अंतर है। क्या करेंगे वो शुरू होने वाला, आप शायद भी गए होंगे उनके साथ। आज झारसुगुड़ा का क्या पोजीशन है? कोई उड़ान हो चल रहा है कि नहीं? वो ये 103 में एक ही उड़ीसा में खुला था, झारसुगुड़ा में, कनेक्टिंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर स्टेट। मेहताब जी बड़े वरिष्ठ हम लोगों के सदस्य हैं और उनको मैं बताना चाहूँगा कि झारसुगुड़ा में हम लोगों ने एक एयरलाइन के द्वारा उस एयरपोर्ट का हम लोगों ने उद्घाटन किया था, लेकिन वो एयरलाइन नहीं चला पाई, विफल हुई। हम लोगों ने उसको उड़ान के तीसरे चरण में फिर एक बार बिड कराया था। बहुत सारे अब फिर एयरलाइन आ गई हैं और जल्द से जल्द झारसुगुड़ा को चालू करा दिया जाएगा। झारसुगुड़ा आपका चालू हो जाएगा और आपको प्रसन्नता होगी जानकर कि वहाँ कई सारी हम लोग शहरों को झारसुगुड़ा से जोड़ेंगे और आप सब लोगों को वेस्टर्न उड़ीसा में इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो बजट के कई चेहरों, हजारीबाग के, झारखंड के चेहरों आपके सामने चेहरे मैंने आप पेश किए, लेकिन ये भी जरूरी है और मैं अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी भी रखता हूं कि मैं इस बजट के आंकड़ों के भी बारे में आपको कुछ बताऊं और आपके माध्यम से और सब सदस्यों और देश को भी बताऊं, क्योंकि इस बजट में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रोचक हैं और देश के लिए बड़े प्रभावशाली होने वाले हैं। और जो पहला मैं आंकड़ा जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें जो हमारे बजट में और जो हमने आर्थिक व्यवस्था को संभाला है, कि हमने टैक्स टू जीडीपी यूपीए सरकार के समय 10% था, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 12% करवा दिया है। 2% का इसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी की है और ये 2% ऑफ जीडीपी कोई छोटा कोई नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। और ये टैक्स टू जीडीपी अगर हम लोगों ने बढ़ाया है तो हम लोगों ने कैसे इसको बढ़ाया? मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत उनको मैं आभार उनके लिए उनको व्यक्त करता हूं कि जो हमारा टैक्स सिस्टम था उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत श्रेय जाना चाहिए कि उस टैक्स सिस्टम में जहां पहले आपको टैक्स के ऑफिसर के पास जाकर अपना रिफंड लेना पड़ता था, आज के समय हम लोगों ने इतना एफिशिएंट बना दिया है। और इसी इंटरिम बजट में माननीय पीयूष गोयल जी ने घोषणा की कि इसको हम लोग एकदम टोटली ऑनलाइन कर देंगे। आप अपना टैक्स फॉर्म भरिएगा और जल्द से जल्द आपको जो रिफंड मिलना है ये आपको रिफंड मिलेगा। और जो भय था, जो यूपीए सरकार के समय टैक्स टेररिज्म था, जो भय था टैक्स का, वो बिल्कुल चला गया है और इस कारण बहुत सारे और लोग अब टैक्स भर रहे हैं और टैक्स टू जीडीपी बढ़ता चला गया है। मोइली साहब ने और सर आपने भी डीमोनेटाइजेशन के बारे में, नोट, मैं बंदी उसे कभी नहीं कहता हूं, मैं उसे नोट बदली कहता हूं, क्योंकि आपने 500 और 1000 रुपए आपने बैंक में डाले और बदले में आपको और नोट मिले, तो ये नोट बंदी नहीं था माननीय सदस्य, ये नोट बदली था। और जो नोट बदली के द्वारा हमें लाभ मिला है
लाभ मिला है उससे भी हमें समझना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी जो बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम लोगों ने टैक्स कंप्लायंस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उस बिहेवियर में, उसमें एक जो क्रांति आई है उसके कारण जहां सिर्फ 3.79 करोड़ टैक्स पेयर से आज के समय 6.85 करोड़ टैक्स पेयर्स आ गए हैं और एक साल में 2017-18 में ही 1.06 करोड़ और टैक्स पेयर्स आए। 18% ग्रोथ हुआ डायरेक्ट टैक्स बेस में। और जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं जो बयान देते हैं डीमोनेटाइजेशन में, मैं उनको सिर्फ यही चेतावनी दूंगा, यही उनको बोलूंगा सोचने के लिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का मामला है। क्योंकि कंप्लायंस बिहेवियर में परिवर्तन आया है। जो हमने शेल कंपनीज को बंद किया है, जो हम लोगों ने टैक्स की जो जांच की है उसके द्वारा जो लोग सोचते थे कि हम टैक्स बेईमानी करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, आज के समय वो सब जान गए हैं, वो सतर्क हो गए हैं कि अगर टैक्स में कोई भी घपला किया, कोई भी घोटाला किया तो हम आपको ढूंढ देंगे, हम आपको टैक्स भरना आपको पड़ेगा। और इस कारण टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है और 10% से लेकर 12% जो हम लोगों का फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी का हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक डीमोनेटाइजेशन का लाभ है जो मान्य सदस्यों को और देश को समझना चाहिए। साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, ये भी एक बहुत ही रोचक आंकड़ा है, मैं सदन का ध्यान इस पर आकर्षित कराना चाहता हूं क्योंकि डीबीटी के द्वारा, मैंने पहले ही बताया कि 34 करोड़ हम लोगों ने जनधन अकाउंट्स हम लोगों ने खोले हैं, बैंक के खाते खोले हैं। चंद्रिका राम जी को जो फायदा मिलना चाहिए सीधे उनके बैंक के खाते में जा रहा है। और इसके द्वारा, आधार के द्वारा जो हम फर्जी अकाउंट, जो लीकेज को हम लोगों ने रोका है, और देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ही कहा था कि 85% लीकेज हो रहा था, जो 85% लीकेज हो रहा था उस लीकेज को हम लोगों ने जीरो के बराबर कर दिया है। और इसके द्वारा 1 लाख करोड़ से ज्यादा बचत हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बचत के द्वारा 1 लाख करोड़ का जो बचत हुआ है, जो टैक्स टू जीडीपी बढ़ा है, इससे जो हम लोगों को लाखों करोड़ हम लोगों की आमदनी बढ़ी है, टैक्स की आमदनी बढ़ी है। इसी के द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था, अंत्योदय का सिद्धांत था, जो हम लोगों ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, इस कुशल तरीके से टैक्स कलेक्शन को बढ़ाकर, पैसों को बचाकर हम सब लोगों को ये लाभ दे पाए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी की कुशलता है, उनकी निर्णायक नीतियों का ये एक सबूत है कि इस प्रकार से हम सब लोगों को इस तरीके से हमने लाभ पहुंचाया है। माननीय वीरप्पा मोइली जी ने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बहुत कुछ कहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि डिफेंस में अगर किसी ने भी देश को हानि पहुंचाई है तो उन्हीं की सरकार ने देश को हानि पहुंचाई है। और राफेल तो आप छोड़ दीजिए, 10 साल उन लोगों ने वो जहाज नहीं खरीदे, हमारे सेना को उन लोगों ने कमजोर बना दिया, वो बात आप छोड़िए। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट आपको खरीदने थे हमारे वीर सिपाहियों के लिए, हमारे जवानों के लिए, ये आप 10 साल बुलेट प्रूफ वेस्ट आप क्यों नहीं खरीद पाए? जब हमारी सरकार बनी हमने पैसे दिलवाए और बुलेट प्रूफ वेस्ट हमारे सिपाहियों के लिए हम लोग दे पाए। ये हम लोगों ने सरकार में किया है। और साथ साथ 40 साल से आप लोग बहस करते थे, आप चर्चा करते थे, आप खोखले वादे देते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन को अमल किया जाएगा। हम लोगों ने अपने बजटों के द्वारा, और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा था कि हम लोगों ने 35,000 करोड़ जो है 1 रैंक 1 पेंशन के द्वारा अपने सिपाहियों को, अपने सेना को, अपने जवानों को हम लोगों ने दिया है। ये हम लोगों ने अब तरीके से अपने सेना को शक्तिशाली बनाया है। आपको दलाल प्यारे हैं, हमें अपने जवान प्यारे हैं, इसलिए हम अपने जवान के लिए काम करते हैं। और आप अपने चाचा मामा जीजा का आप परिवार वाद करते हैं। हम अपने देश की सेना को शक्तिशाली बनाते हैं और जब जरूरत होती तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करके हाउस द जोश भी आपको दर्शा देते हैं। मोइली जी ने
उपाध्यक्ष महोदय, मोइली जी ने बड़े इकोनॉमिस्ट की नाम उन्होंने हमारे सामने उन्होंने पेश की, कई इकोनॉमिस्ट का नाम, फलाना नाम, ढिमका नाम, सब उन्होंने पेश किया। लेकिन जो सबसे वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट जो उनके थे, सबसे जानकार इकोनॉमिस्ट जो उनके थे, उनकी जिक्र तो उन्होंने की ही नहीं, भूल गया, उनकी जिक्र उन्होंने की नहीं। जो उनके प्रधानमंत्री जी थे, जो इतने जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, वो जो इतने जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, जो उनके सरकार में इकोनॉमिस्ट पे इकोनॉमिस्ट भरे पड़े थे, उन लोगों ने मिलकर, and I say this with utter responsibility, Deputy Chairman sir, Deputy Speaker sir, I say this with utter responsibility, the combination of all those economists, those great economists that Shri Veerappa Moily ji quoted, all they ended up doing was to wreck the economy completely, take the economy into the ditch and destroy our economy. And now today, because of the ceaseless efforts and the untiring efforts of our Honorable Finance Minister, Honorable Prime Minister, we now have the best performing economy in the world. The best performing large economy in the world. You look at the GDP growth rate, you may laugh, sir, you may laugh, but you are going to have to eat your words and eat your laughter, because you are utterly wrong. We have the best performing economy in the world and the best performing economy in India's history. We have the best performing economy in India's history. Our GDP growth rate is at 7.5%. Inflation is running at 3.4%. The current account deficit is between 2 and 2.5%. The fiscal deficit is 3.4%. And here is another interesting fact that all honorable members should pay attention to, that net market borrowing. Our net market borrowing is only 4.2 lakh crores. When we came into office in 2004, net market borrowing, honorable members, was 4.5 lakh crores. We have actually reduced net market borrowings because of the very efficient way in which we have managed our overall fiscal deficit. And if I am saying that we have the best performing economy in the world, honorable members, this is something that is being said by all international agencies, by all rating agencies, by all of the well-known financial institutions of the world. This is not what I am saying. This is what the world is saying. This is what the world is saying. और मैं उपाध्यक्ष महोदय ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारी नंबर 1 इकोनॉमी है, माननीय सदस्यों, अगर हमारी नंबर 1 इकोनॉमी है, हमारी नंबर 1 इकोनॉमी है, इसलिए है क्योंकि हमने इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया। जो हमारी नंबर 1 इकोनॉमी है वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने नंबर 2 को बंद किया। नंबर 1 इकोनॉमी है क्योंकि हमने नंबर 2 को बंद किया। और आई विल कंक्लूड हियर, Deputy Speaker sir, I will conclude here, but I would ask honorable members to pay very good attention to what I am now going to say. Not only do we have the number 1 economy in the world, an economy better than ever in India's history, and this is being said and verified by very well-known economists. This economy is poised brilliantly for the future. We are in a macroeconomic sweet spot, and the investments we have made in the future are going to take this economy forward in a way that will usher in a new India. Why do I say that? We have a young workforce. Everybody knows India has the youngest, most brilliant, most capable workforce in the world. We are making the investments in our future. The Honorable Finance Minister in his budget speech spoke about a National Center for Artificial Intelligence. We are investing in technology, and I speak as an engineer in this house to tell you, Deputy Speaker sir, we are investing in the technologies of the future, whether it is artificial intelligence, whether it is drones, whether it is biofuels, whether it's electric vehicles. We are investing in the technologies of the future so that we have a capable workforce. We have the companies that will take us forward. And because of that, because we are investing in the future, honorable members, you will be pleased to know that compared to the UPA government, venture capital and private equity investment, the investment that is the seed corn for the future, that is the investment in the future, has gone up 3 times in our 5 years compared to their 5 years. This is the investment in the future. Gross capital formation has gone up to 32%, even as we have made structural reforms to the economy. And very importantly,
Very importantly, the ease of doing business, unprecedented. No other country in the world has achieved this, honorable members. We have gone from 142nd in the world, we've gone from 142nd in the world to the 77th in the world, and we are going to be in the top 50. And every index you look at, whether it is corruption, whether it is intellectual property, every global index you look at, we are steadily marching up the ranks. Right. And so, we already have the third largest economy in the world in purchasing parity terms, and we have now become the fifth or sixth largest economy in absolute dollar terms. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने बात को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन अंत में मैं विपक्ष के अपने साथियों को यही याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम सरकार में आए थे जो विकास की ट्रेन थी वो खाई में गिरी पड़ी थी। विकास की ट्रेन खाई में गिरी पड़ी थी। हम लोगों ने उस विकास की ट्रेन को पटरी पे चढ़ाया, उस पैसेंजर ट्रेन को हम लोगों ने राजधानी बना दी। पीयूष गोयल जी ने निवेश दिया, उस पैसेंजर ट्रेन को हम लोगों ने राजधानी बना दी, और भविष्य में जब हम फिर आकर यहीं इन्हीं बेंचेस पे, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे, वो राजधानी की ट्रेन बुलेट ट्रेन बन जाएगी। इस न्यू इंडिया का हम निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत